हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम क्लास 12th की क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में आज लेक्चर को शुरू करते हैं। आज की चौथा लेक्चर है मेरे प्यारे दोस्त, आज की चौथा लेक्चर है। अगर इनके पहले की लेक्चर को अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है, आप लोग जाके देख लीजिए और उसको फॉलो पहले कर लीजिए, फिर उसके बाद यहाँ से शुरू कीजिएगा, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएंगे। और मेरे साथ में हैंडआउट्स नोट्स आप लोग बनाते जाइएगा, जो जो लिखे हम दिए हैं पूरा आप लोग बना लीजिएगा, तब आप लोगों को दिक्कत नहीं होंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है मेरे प्यारे दोस्तों, तो दिया हुआ है अनुप्रस्थ स्थिति या निरक्षीय स्थिति। अनुप्रस्थ स्थिति या निरक्षीय स्थिति क्या है? ठीक है, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन और एक्सियल पोजीशन इंग्लिश में बोला जाता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप लोग कर लीजिएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम वीडियो को शुरू करते हैं और साथ में अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएंगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर वीडियो पसंद नहीं आएगा तो आपके लिए पहला पसंद वाले ऑप्शन तो पता ही है और नहीं पसंद वाले बटन पता ही होंगे, डिसलाइक फटाक से कर दीजिएगा ताकि हमको भी पता चले कि मेरा वीडियो में किसी न कोई परेशानी हुए होंगे। तो चलिए दोस्तों मेरे प्यारे दोस्त, तो वीडियो को अब शुरू करते हैं। तो देखिए पहला दिया हुआ था अनुप्रस्थ स्थिति या निरक्षीय स्थिति, और आप लोग ध्यान दीजिएगा ये चौथा लेक्चर है। कम्मा लेक्चर है वो मेरे प्यारे दोस्तों, चौथा लेक्चर, जो कि पहला दूसरा तीसरा लेक्चर समाप्त कर चुके हैं। और वो भी कौन सी चैप्टर है? विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में प्रैक्टिस हैंड आउट नोट्स हम पूरा करवाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग बने रहिए अंत तक। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, पहला दिया हुआ है क्या यहाँ पे, अनुप्रस्थ स्थिति या निरक्षीय स्थिति। तो आप लोग हेडिंग बना लीजिएगा, क्या? अनुप्रस्थ स्थिति या निरक्षीय स्थिति। फिर उसके बाद दिया है मेरे प्यारे दोस्तों, मान लो ए बी एक विद्युत द्विध्रुव हैं जो प्लस क्यू माइनस क्यू आवेशों से निर्मित हैं, उनके बीच की अल्प दूरी पर 2a मान लो। इस द्विध्रुव के केंद्र मध्य बिंदु, केंद्र या सेंटर, इन पोजीशन और एक पोजीशन होता है, उसके मध्य बिंदु ओ से निरक्षीय स्थिति में r दूरी पर एक बिंदु P जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होता है। तो आप लोगों को फिगर के साथ दिखाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, सिर्फ मेरे साथ में बन के हैंड आउट नोट्स बनाते जाइएगा। एग्ज़ाम में 95% दिलाने की गारंटी मेरी है, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों के साथ में एक जिद के साथ हम अड़े हुए हैं। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों अंत तक बने रहिएगा, कोई कंफ्यूजिंग नो लेके चलिएगा और अंत तक सिर्फ बने रहिएगा। देखिए फिर उसके बाद दिया है मेरे प्यारे दोस्तों, क्या दिया हुआ है देख लीजिए। फिर दिया हुआ था, हाँ यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। फिर केंद्र ओ के r दूरी पर एक बिंदु है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तब बिंदु ए पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी बिंदु ए पर क्या करेंगे, बिंदु ए पर आप लोगों को फिगर पहले समझा देते, उसके बाद फिगर से आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो वेरी इंपॉर्टेंट देखिए यहाँ पे फिगर बना दिए हैं, एक एक करके समझाएंगे ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। ठीक है, तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, हम पहले कॉपी में लिख के आप लोगों के लिए नोट्स तैयार किए थे, फिर उसके बाद हम PDF के रूप में बना के आप लोगों को पढ़ा रहे, क्योंकि मेरे पास कोई वाइट बोर्ड या डिजिटल बोर्ड मेरे साथ उपस्थित नहीं है, जो कि आप लोगों के लिए एक एक करके थोड़ा बहुत करके हम पढ़ा सकें। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो देखिए फिर उसके बाद यहाँ दिया हुआ है क्या, देखिए एक ट्रेंगल बनाना है। क्या बनाना है मेरे प्यारे दोस्तों? एक ट्रेंगल बनाना है। क्या बनाना है? एक ट्रेंगल, छोटी सी कर देते हैं और ऊपर। हाँ, अब क्या करना, देखो एक ट्रेंगल बनाना, और किस प्रकार के ट्रेंगल? समबाहु, समद्विबाहु। कैसी ट्रेंगल होना चाहिए? समद्विबाहु,
यानी ई वाला भुजा और ई वाला भुजा हमेशा एक दूसरों के बराबर होना चाहिए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। और ई 90 डिग्री बिल्कुल ऊंचाई आर की होगा, जो कि यहाँ पे एक इधर से तो ई वाला रेखा जाएंगे, ई वाला रेखा चलेंगे। फिर इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों तो आप लोग याद रखिएगा, इसको E1 मान लेंगे, इसको ई वेक्टर, इसको बिंदु P, जिसको निरक्षी स्थिति बोला जाता है। क्या? निरक्षी स्थिति। तो आप लोग आराम से लिख लीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। क्या बोलेंगे इसको? निरक्षी स्थिति। बिंदु P को निरक्षी स्थिति बोलेंगे। तो इसको E1 साइन थीटा, फिर इसको E2 साइन थीटा। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, E2 साइन थीटा और E1 साइन थीटा है कि ना। ये वाला E1 तो E2 साइन थीटा, तो E2 ऑटोमेटिक E2 साइन थीटा हो जाएंगे कि ना? बिल्कुल हो ही जाएंगे E2 साइन थीटा। फिर उसके बाद यहाँ देखिए थीटा दिया हुआ है, फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2a है कि नहीं। 2a जब यहाँ दूरी दिया हुआ है तो इसको यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी क्या है? 2a। फिर इसकी हाफ दूरी फिर हाफ दूरी ठीक है। फिर उसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है E1 साइन थीटा निरक्षीय स्थिति। आप लोगों को पता है E2 वेक्टर, ये दोनों तो एक दूसरों के इक्वल है, ई वाला और ई वाला है कि नहीं मेरे प्यारे दोस्त। इक्वल है, ई थीटा तो ई भी थीटा है कि नहीं। क्योंकि देखिए हम बोले थे ये भुजा के अनुसार से क्रॉस मल्टीपल इक्वल होता है। तो बोलो मेरे प्यारे दोस्तों, ई वाला भुजा एक दूसरों के बराबर था ना। अगर देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर भुजा एक दूसरों के बराबर होंगे तो इसकी जो साइड होंगे, इसकी भुजा के प्रयोग से ई वाला एंगल क्या एक दूसरों के बराबर नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। तो आप लोगों को आई होप कि हम कोशिश करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि आप लोग समझ गए होंगे। तो अब चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब फिगर को आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझाए तो कमेंट करके बता दीजिएगा कि सर नहीं समझे। तो हम कोशिश करेंगे निरक्षीय स्थिति और अक्षीय स्थिति पे अनुप्रस्थ स्थिति और निरक्षीय स्थिति पे हम फिर से वीडियो बना सके। ठीक है। तो अब आते हैं अपनी टॉपिक पे। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे अपनी अब टॉपिक पे आ जाते हैं। हाँ, यहाँ तक तो हो गए थे कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे बोले थे तब बिंदु ए पर स्थिति प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जैसे हम यहाँ तक करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो फिर उसके बाद आ जाएंगे E1 इक्वल टू 1/4πε0 के क्यू अपन में AP का स्क्वायर, फिर AP वेक्टर के अनुदिश। ठीक है। तो AP वेक्टर के अनुदिश, फिर इसी तरह बिंदु ए पर स्थिति प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता। ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जैसे यहाँ पे बोला मेरे प्यारे दोस्तों, तो E2 के आ जाएंगे। तो E2 इक्वल टू 1/4πε0 और क्यू अपन में BP का स्क्वायर। तो BP वेक्टर की दिशा में तो यहाँ याद रखेगा के क्या के हम बोले थे एक नियतांक, जिसको के या ER से डिनोट करते हैं। किससे? प्रावैद्युतांक। हम पढ़ाए थे प्रावैद्युतांक, जो कि निर्वात में भी उपस्थित होते हैं और निर्वात में भी और वायु में भी। ठीक है। तो वायु निर्वात एक ही होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। फिर इसके बाद यहाँ देख लीजिएगा आप लोग ज्यामिति से क्या बोलेंगे? ज्यामिति AP इक्वल टू BP, अतः E1 वेक्टर और E2 वेक्टर परिमाण में बराबर होंगे तथा उनके बीच का कोण 2 थीटा होगा, जहाँ एंगल PAO इक्वल टू एंगल PBO इक्वल टू थीटा होंगे। हम अभी तुरंत यहाँ पे बोले थे मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग देखिए यहाँ पे जो बात अभी मैंने बोले, क्या बोले कि एंगल PAO बराबर एंगल PBO, यानी कि PAO और PBO बराबर देखिए PAO और PBO थीटा है कि ना, दोनों एंगल जो कि बोले थे ई टू एंगल बराबर होंगे। वही बोला कि PAO और PBO ये दोनों एंगल एक दूसरों के बराबर होंगे। यही तो बोले थे, वही तो यहाँ लिखे मेरे प्यारे दोस्तों। हम देखिए जितनी सारे बात हम अभी वहाँ बताए, बस वही बात को हम यहाँ लिखे हैं। आप लोग सिर्फ ध्यान देते जाइए
बिल्कुल मज़ा आ जाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो देखिए ये वाला नियम आप लोग फॉलो कर ही लिए होंगे, क्या समझे कि नहीं, ये तो पता हो ही गया होगा। फिर देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ है E1 को 2 घटकों में वियोजित किया जा सकता है। किसको? E1 को, यानी कि 2 भागों में बांटा जा सकता है। E1 को 2 भागों में वियोजित किया जा सकता है, यानी कि पहला नंबर कंडीशन में E1 cos थीटा को क्षैतिज दिशा में और E1 को sin थीटा ऊर्ध्वाधर की दिशा में। यानी कि मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग समझ में नहीं आ रहे हैं, यही बात है ना। तो आप लोग याद रखिएगा, क्या याद ध्यान देने वाली बात था। एक E वाला और दूसरी E वाला क्या था, तो आप लोग देख लीजिए, फिर से दे रहे हैं। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, जब तक समझ में नहीं आएंगे तब तक हम बताते रहेंगे। देखिए आप लोग को हम क्या बोले कि E1 cos थीटा एक क्षैतिज दिशा में, किस दिशा में? क्षैतिज दिशा में। फिर E1 sin थीटा को ऊर्ध्वाधर के दिशा में, बोले कि ना। यानी E1 को 2 घटक में वियोजित, यानी कि E1 को 2 भागों में बांट दिए। E1 cos थीटा और E1 sin थीटा 2 भागों में मेरे प्यारे दोस्तों बांट दिए। बांटे कि ना, E1 को 2 भागों, E1 cos थीटा और E1 sin थीटा। तो E1 cos थीटा होंगे क्षैतिज दिशा में, और E2 cos थीटा को, और E1 sin थीटा को, और E1 sin थीटा को ऊर्ध्वाधर की दिशा में। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो इतना तो आप लोगों को पता होंगे। तो अब देखिए नेक्स्ट, अब आप लोग, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो हम आगे बढ़ गए मेरे प्यारे दोस्तों। फिर उसके बाद यहाँ दिया हुआ, इसी प्रकार E2 को भी 2 घटक में बांटने पर, यानी कि वियोजित करने पर, या वियोजित किया जा सकता है किसी भी प्रकार रहे मेरे प्यारे दोस्तों। अपनी लैंग्वेज में एक बार कोशिश करना है लिखने की, ऐसे तो फिर कंफ्यूजिंग हो जाएंगे, तो फिर दिक्कत आ जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग एक एक करके टॉपिक वाइज आप लोग को समझ में नहीं आएंगे, तो आप लोग कोशिश कर लीजिएगा कैसे कैसे क्या जाता है। ठीक है, तो फिर E2 cos थीटा क्षैतिज दिशा में तथा E2 sin थीटा ऊर्ध्वाधर दिशा में, यानी कि जो चीज़ हम ऊपर लिखे उसी प्रकार हम नीचे लिखे। ठीक है, एक रहेगा क्षैतिज में E2 और एक रहेगा E2 sin थीटा ऊर्ध्वाधर में। ठीक है, तो यहाँ याद रखेगा E1 और E2 ऊर्ध्वाधर घटक विपरीत दिशा में होने के कारण एक दूसरों को निरस्त कर देते हैं, किंतु क्षैतिज घटक एक ही दिशा में होने के कारण आपस में जुड़ जाते हैं। यानी कि यहाँ पे बोला गया था कि क्षैतिज घटक एक ही दिशा में होने के कारण आपस में जुड़ जाते हैं, यानी कि क्षैतिज वाला जो बोले E1 और E2 वो दोनों आपस में जुड़ेंगे कि नहीं। फिर E2 वाला ऊर्ध्वाधर वाला था जो कि विपरीत था, तो वो आपस में जुटेंगे नहीं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसलिए हम अब आगे चलते हैं। फिर इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों दिया हुआ है क्या, आप लोग ऐसे पढ़िए मेरे साथ में कि आप लोग को थोड़ी सा भी कंफ्यूजिंग ना हो। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे साथ में पढ़ा हुआ स्टूडेंट अभी तक हर एक स्टूडेंट 80 से प्लस किया है स्कोर। ठीक है, तो आप लोग अंत तक जुड़े रहिएगा, तो आप लोग को भी थोड़ी सी कंफ्यूजिंग नहीं होंगे, क्योंकि हम जो अपनी लेक्चर देते हैं ना, वेरी इंपॉर्टेंट के साथ लेक्चर यानी कि वेरीफाई करते हैं। फिर उसके बाद आप लोग देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी बिंदु P पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होते हैं, तो E आ जाएंगे E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, यानी कि ये दोनों हम बोले थे कि आपस में जुड़ जाएंगे, बोले थे कि नहीं। तो इन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, उनको कटिंग करिए, इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ठीक है, फिर उसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे या E बराबर क्या दिया है, E बराबर 2E1 cos थीटा। क्या दिया हुआ है, E बराबर 2E1 cos थीटा। तो E1 E2 को पता था कि होता है, जो कि हम यहाँ चूकी में लिख दिए थे। ये दोनों जब आपस में इक्वल होंगे तो यहाँ पे एडिशन हो जाएंगे, जब दोनों एडिशन होंगे तो यहाँ 2E1 cos थीटा, देखिए E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। अब आप सोचते होंगे कि यहाँ E1 है सर और यहाँ E2, यानी E1 और E2 अलग अलग है मेरे प्यारे दोस्तों।
तो सोचते होंगे कि सर यहाँ पे तो 2 तो नहीं होंगे, तो हम जानते हैं E1 और E2 एक दूसरों के इक्वल होते हैं। तो भैया यहाँ पे देखिए E2 को हम E1 के बराबर मान लिए, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। इसलिए यहाँ पे आप लोगों को तनिक भी कंफ्यूजिंग नहीं लेना है। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, या E इज इक्वल टू 2 1/4 क्यू अपन में AP का स्क्वायर या कोस थीटा, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इनको समीकरण फर्स्ट मानते हुए चलना है, ठीक है। आप लोग अभी इसका यूज करेंगे तो आप लोग इनको याद रखिएगा, अच्छे से याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अभी इनके आगे हम चलते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है, फिर उसके बाद AB वेक्टर के समांतर इसको इक्वेशन फर्स्ट बोले, अभी इक्वेशन फर्स्ट इसको मानने तो वही माने, ठीक है। तो जो बोलेंगे ना प्यारे दोस्तों, हम ही लिखे हैं ना अपनी नोट्स से, जो कि आप लोगों को समझाने में कोई तकलीफ ना हो। फिर उसके बाद अब समकोण त्रिभुज POA कहाँ है, तो यहाँ PO इस जगह था, नीचे वाला में था कि नहीं, POA यहाँ पे था, ए वाला नीचे था कि नहीं। आप लोगों को ऐसे करके दिखा भी सकते हैं, POA है कि नहीं। तो वही बोला कि पाइथागोरस प्रमेय से जब POA जब करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पाइथागोरस क्या होता है, AP का स्क्वायर इज इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस में OA का स्क्वायर, ये तो होंगे। तो वही तो हम यहाँ किए हैं, इज इक्वल टू इसका देखिए मान, OP का मान कितना था, O से P की मान, O से P की मान कितनी थी, O से P की मान R, वही तो हम यहाँ पे R का स्क्वायर किए। फिर यहाँ O से A, OA का मान क्या था, A था कि नहीं। तो OA का मान मैंने यहाँ पे A यहाँ पे वेरीफाई कर दिए, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों, AP इज इक्वल टू मेरे को प्राप्त हो गया क्या, AP इज इक्वल टू रूट में R का स्क्वायर प्लस में A का स्क्वायर। तो यहाँ पे कोस थीटा आ जाएंगे, क्या कोस थीटा इज इक्वल टू OA बटा AP। तो OA बटा AP यहाँ पे, क्योंकि हमको कोस थीटा की भी वैल्यू वेरीफाई करना था, इसलिए मैंने जब यहाँ कोस थीटा की वैल्यू वेरीफाई किए तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे आ जाते हैं क्या, तो OA अपन में AP। तो यहाँ पे OA की मान कितनी थी, O से लेकर A की मान, फिगर में देखिए O से लेके A तक के मान A था, तो हम यहाँ A दे दिए। अपन में AP की मान कितनी थी, AP की मान मेरा यही निकला था, तो नीचे ही पुट कर दिया। तो हमको ध्यान देने वाली बात यह था इसमें कि E वाला लाइन वेरी पाइथागोरस थ्योरम वाला इम्पोर्टेंट थी। फिर उसके बाद सेकेंड में E वाला लाइन वेरी इम्पोर्टेंट थी। फिर इससे सबसे इम्पोर्टेंट वाला था E वाला। तो आप लोग इनको कवर कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होंगे। तो अब इसी को हम नीचे पुट करेंगे, क्या करेंगे, पुट करेंगे। आप लोग नोट करके इनको रख लीजिए, ठीक है। तो अभी हम प्यारे दोस्तों इसी को अभी हम नोट करके आप लोगों को दिखाएंगे, तो आप लोग तनिक भी टेंशन नहीं लीजिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ मेरे प्यारे दोस्तों क्या लिखा हुआ है, और जितनी भी सारे लिखे हैं मेरे प्यारे दोस्तों हैंड आउट्स नोट्स की तरह है मेरे प्यारे दोस्तों। आप लोग ज़रूर थोड़ी सी मेहनत करके एक एक करके पॉइंट बाय पॉइंट उतार के आप लोग याद करते रहिएगा। अगर आप लोग को समझ में नहीं आएंगे तो यूट्यूब चैनल में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है, आप लोग व्हाट्सअप या तो यूट्यूब चैनल या तो मेरी टेलीग्राम या तो इंस्टाग्राम की लिंक पे को फॉलो करके आप लोग यहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो व्हाट्सअप पे आप लोग क्लिक कर दीजिएगा और मेरे व्हाट्सअप चैनल पे जुड़े रहिएगा, ठीक है। तो अब उसके बाद देखिए मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ दिया स्पष्ट है कि निरक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा में द्विध्रुव अक्ष के समांतर धन आवेश को ऋण आवेश की ओर और अर्थात विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत दिशा में होती है। अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में छोटे विद्युत द्विध्रुव के विद्युत क्षेत्र की तुलना में अक्षीय स्थिति में एक छोटे विद्युत द्विध्रुव के केंद्रीय आर पर स्थित यहाँ पे क्या था, देखिए इसको बोलेंगे अक्षीय स्थिति में एक छोटे विद्युत द्विध्रुव के केंद्र आर पर
स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E1 इक्वल टू क्या आ जाएंगे, E1 इक्वल टू आ जाएंगे 1/4πε0 2p/r³। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, मानेंगे कि नहीं, इसको इक्वेशन जैसे फर्स्ट मानेंगे इनको घेर देते हैं ताकि आप लोगों को याद करने में तनिक भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इनको याद कर लीजिएगा। अब चलते हैं आगे। फिर इसके बाद ध्यान देने वाली बात था मेरे प्यारे दोस्तों, जितनी सारी बात अभी बता रहा हूँ ना, उतनी सारी बात अगर आप लोग फॉलो कर लीजिएगा तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु द्विध्रुव के केंद्र से उतनी ही दूरी पर आर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 E2 इक्वल टू 1/4πε0 p/r³। इसको इक्वेशन सेकेंड मान लिए। ठीक है, फिर उसके बाद यह समीकरण 1 से समीकरण 2 का में भाग देने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 से भाग देने पर क्या आता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो E1/E2 आ जाएंगे इक्वल टू 2, E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू 2 आ जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। तो वही तो हम यहाँ पे किए, E2 इक्वल टू E2 कर दिए। फिर उसके बाद यहाँ पे इसी चीज़ को हम यहाँ पे इनको पुट कर दिए। ठीक है, तो इनको पुट करने के बाद मेरे प्यारे दोस्तों आ जाता है क्या, यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा तनिक भी ध्यान नहीं दीजिएगा, यहाँ देखिए दिया हुआ स्पष्ट है कि निरक्षीय स्थिति में किसी छोटे विद्युत द्विध्रुव के कारण, फिर उसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की उतनी ही दूरी पर निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र दुगुना हो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद ध्यान देने वाली बात है मेरे प्यारे दोस्तों, थोड़ी सी होली है ना, तो बाजा बाजने में तो आप लोग जानते ही होंगे कि किस तरह होते हैं। तो आप लोग के लिए बहुत कष्ट से हम वीडियो बना रहे हैं, तो आप लोग तनिक भी टेंशन नहीं लीजिएगा और आप लोग मेरे साथ में जुड़े रहिएगा। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 में यहाँ पे अब जोड़ेंगे। समीकरण 1 और 2 में रखने पर यहाँ पे आ जाता है क्या, E1 इक्वल टू 4πε0। अब तो यहाँ पे होली होंगे मेरे घर के बगल में, तो थोड़ी सी हल्ला हो जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप लोग के लिए स्पीड में पढ़ा रहे हैं, इतने आप लोग याद कवर कर लीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों इसको फिर। ठीक है, फिर इसको विद्युत किंतु P इक्वल टू 2QA इक्वल टू विद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण के कारण। ठीक है, फिर इसको जब काउंटिंग करेंगे तो ये चीज़ प्राप्त हो जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, यानी इसको पुट कर देंगे, इसमें जो मान है ना तो इसी में पुट कर देंगे। जैसे हम पुट करेंगे तो मेरे को प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोगों को ध्यान देने वाली बात, इसी चीज़ की अगर सदिश रूप देखें तो सदिश रूप प्राप्त होकर आ जाएंगे क्या, ये चीज़ सदिश रूप प्राप्त होके। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, फिर उसके बाद आप लोग ध्यान दें, यदि विद्युत द्विध्रुव के आकार छोटा अथवा द्विध्रुव के बिंदु P पर दूरी अधिक हो तो ए से ग्रेटर देन इतनी आर दूरी पर ए स्क्वायर अपेक्षा की जा सकती है। अतः समीकरण 2 से क्या यहाँ पे होंगे मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे होली होने वाली है, आवाज़ आएंगे, फिर आप लोगों को पढ़ाई करने में डिस्टर्ब आ जाएंगे। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों कि ये जो समीकरण यहाँ पे प्राप्त हुआ, फिर उसके बाद यहाँ पे दिया था सदिश रूप, इसके जैसे सदिश रूप देखेंगे तो ये चीज़ प्राप्त होकर आ जाएंगे क्या, ये चीज़ थोड़ी सी हड़बड़ा के पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग तनिक भी टेंशन धीरे धीरे आराम से पहले कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा, फिर आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा सर फिर से बता दीजिए, तो फिर से बता देंगे, क्योंकि अब ये होली की सीज़न है ना, तो थोड़ी सी तकलीफ आ जाएंगे। तो हम मार्च से ही वीडियो को यानी कि शुरू कर दिए आप लोगों को मेहनत में, तो 95% से प्लस नंबर तो दिला ही देंगे, इतनी तो मेरी वादा है। ठीक है, तो अंत तक बने रहिएगा मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ देखिए समीकरण 3 और 5 विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, कौन सी व्यंजक था, ये चीज़। ठीक है, तो आप लोग इतनी सारी व्यंजक को प्राप्त कर लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक को हम कल से शुरू करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखेंगे। बाकी नेक्स्ट टॉपिक के लिए देखिए यहाँ पे क्या दिया था, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में अंतर आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए होंगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और दोस्तों को भी शेयर करना। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो अगर कहीं दिक्कत हुई, डाउट होगी तो इस नंबर पे आप लोग कल कॉल करके हैंड डाउट्स नोट लेना चाहते हैं हम दे देंगे, कर लीजिएगा 6204915850। इस नंबर पे आप लोग कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, इस नंबर पे आप लोग कॉल कर लीजिएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, फिर उसके बाद आप लोग तनिक भी टेंशन नहीं लीजिएगा। रामप्रीत स्टडी सेंटर को आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 12 की पूरी तगड़ा बेस से आप लोगों को रिवाइज करवाएंगे और आप लोग तनिक भी टेंशन नहीं लीजिएगा। तो अब हम इस टॉपिक को नेक्स्ट डे से शुरू करेंगे, निरक्षीय स्थिति और अक्षीय स्थिति में इसमें अंतर क्या है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।